प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन गुप्ता, आपका बायोलॉजी टीचर। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे, प्रकाश संश्लेषण का पार्ट 2। यानी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषाएं और उनका रासायनिक समीकरण के बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। साथ साथ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया कहाँ पौधे के किस किस भागों में होती है, कहाँ होती है, जंतु में किस जंतु में होती है, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं हम लोग। और कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कारक के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे, आज जो पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की अवस्था यानी लाइट फेज, डार्क फेज। ठीक है। उसके बाद फोटो फॉस्फोराइलेशन के बारे में बात करेंगे और साथ साथ हम लोग फैक्टर गवर्निंग फोटोसिंथेसिस बने प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे और अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया हम लोग जानते हैं कि एक कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, एकदम पक्की बात है। तो हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखेंगे स्लाइड में देखो तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को उपचयन अपचयन क्रिया भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को उपचयन अपचयन क्रिया भी कहते हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी इसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्रिया में जल का यानी वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। इस तरह इसको हम लोग इसी कारण ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। अब इस स्लाइड में देखो, अच्छी तरह ध्यान देके फिर हम लोग रिकॉल करते हैं इसको कि ये जो क्लोरोप्लास्ट का चित्र दिया हुआ है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जानते हो कहाँ रहता है, पौधे की कोशिकाओं में। क्लोरोप्लास्ट का जो है एक कोशिका अंग है जो पौधे के अंदर पाया जाता है और इसमें दोहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली के साथ एक सिक्के के आकार का वो थक लगा हुआ है। एक सिक्के के आकार का एक सिक्के को हम लोग बोलते हैं ग्रानम और एक अच्छे सिक्के को, एक साथ सिक्के को, ये पूरे सिक्के को हम लोग बोलते हैं, ये पूरे एक साथ बोलेंगे इसको, ये इसको क्या बोलते हैं, थाइलोक्वाइट। और इसमें जो द्रव पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में जो द्रव पाया जाएगा, उस द्रव को बोलेंगे हम लोग स्ट्रोमा। तो इसको बोलेंगे थाइलोक्वाइट इकट्ठे और इसको बोलेंगे स्ट्रोमा। थाइलोक्वाइट के एक भाग को हम लोग बोलेंगे ग्रानम। उसी ग्रानम में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी ग्रानम में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब देखो ये क्रिया फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस तो क्या है? प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्थाओं में, ये क्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो अवस्थाओं में पूरा होती है। एक होते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरे को हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हम लोग किसी किताब में देखेंगे फोटो केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन को फोटो केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं और डार्क रिएक्शन को केमिकल डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया भी कहते हैं। तो दो हो गए, दो फेज में आ गए। इस चित्र में दिखाया गया है कि ये लाइट फेज है, ये डार्क फेज है। दोनों क्रियाएं कहां हो रही है, कहां हो रही है, कहां हो रही है? दोनों क्रियाएं कहां हो रही है, बोलो कहां हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। दोनों क्रियाएं कहां हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट के एक जो पार्ट है, एक क्रिया लाइट रिएक्शन, ये देखो ग्रानम में हो रही है यानी थाइलोक्वाइट में हो रही है, और दूसरा क्रिया स्ट्रोमा में हो रही है, लिक्विड में हो रही है, द्रव में हो रही है। ठीक है, यही दिखाया गया इस चित्र में। हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग मेन
पहला जो क्रिया है प्रकाश रासायनिक क्रिया माने लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसको हिलमैन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हिलमैन नामक वैज्ञानिक ने, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, 1940 ईस्वी में इन्होंने इस क्रिया को सबके सामने लाया था, इसलिए हिलमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्योंकि लाइट की क्रिया के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी है, प्रकाश के बिना ये क्रिया नहीं होता है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, तुम लोग देखा हो, ये लाइट जो है लाइट ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करेगा? मैंने पहले कहा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा? प्रकाश के फोटोन को ग्रहण करके कहा जमा करेगा? ग्रानम में। ठीक है, ग्रानम में या ग्रानम में जमा करेगा। और क्या होगा? यहाँ पत्तियों में जो पानी आता है, आने के बाद जल के अणु को, ये जल है H2O, इसके अणु को H और OH आयनों में तोड़ देता है। H और OH आयनों में तोड़ देता है। ठीक है, ठीक, ये जो OH है ये मिलकर बनाते हैं जल और ऑक्सीजन। जल और ऑक्सीजन ये कहां होता है? ग्रानम में, लाइट फेज में होता है। ठीक है, और ये जो बाकी H रहेगा वो NADP एक हाइड्रोजन ग्राही है जो ग्रानम में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये जो हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और NADPH2 बनाता है। तो NADP का पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो NADPH2 बनना इस क्रिया को क्या करता है? संपन्न करता है। यहां लाइट जो फेज का काम है NADPH2 का निर्माण करना, हाइड्रोजन को अलग करना और साथ साथ ऑक्सीजन को बाहर निकालना। तो यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया तुम लोग को। जो प्रकाश संश्लेषण के समय बाई प्रोडक्ट के रूप में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसका स्रोत कौन सा है? तो जल। जल उसका मुख्य स्रोत है, जल से ही ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। अब आओ यहाँ वो दो क्रियाएं जो तुम लोग पिछले बार में बताया था, यहाँ जल के अणुओं को H और OH आयनों में तोड़ देना, इसको इस क्रिया को बोलते हैं फोटोलाइसिस। याद रखना कि किस क्रिया को? जल के अणुओं को क्लोरोफिल के द्वारा क्या करना? फोटोन के द्वारा दो भागों में H और OH आयनों में तोड़ देना, इस क्रिया को बोलते हैं फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस में दिखाएगा, यहाँ देखो जल के स्प्लिट करते हैं, H NADPH2 बनाता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। OH OH बना के जल ऑक्सीजन निकलेगा, जल फिर टूटेगा, फिर काम में आएगा और O2 जो है ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। यहाँ एक और क्रिया होती है, इसको बोलते हैं प्रकाश फॉस्फेटीकरण माने फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो आता है क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन या प्रकाश फॉस्फेटीकरण किसे कहते हैं? तो तुम लोग क्या बोलोगे? यहाँ लिखा हुआ, बिल्कुल अच्छा से लिखा हुआ है, प्रकाश ऊर्जा की सहायता से ADP एवं अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP बनने की क्रिया को प्रकाश फॉस्फेटीकरण कहते हैं, यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसको समझ लो। अब ये हमेशा ADP क्या है? एडेनोसिन डाई फॉस्फेट, फॉस्फोरस जुटेगा और ATP बनेगा। ठीक है, ये होता है लाइट रिएक्शन में ही होता है। यहां देखो दिखाया गया है, यहां देखो ADP एडेनोसिन डाई फॉस्फेट है, इसमें दो फॉस्फेट है, ये क्या क्या प्लस का कार्बनिक जो फॉस्फोरस है उससे जुड़ दिया और ATP बनाया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? और ATP बन गया। ATP का पूरा नाम क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी प्रकाश ऊर्जा की सहायता से ADP एवं अकार्बनिक फॉस्फेट ATP बनने की क्रिया को प्रकाश फॉस्फेटीकरण यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब हम लोग लाइट फेज पढ़ लिए, अब हम लोग डार्क फेज, डार्क रिएक्शन करेंगे। डार्क फेज या केमिकल डार्क रिएक्शन।
रासायनिक प्रकाशहीन। जैसे तुम लोगों को लाइट रिएक्शन में लाइट की जरूरत थी, डार्क रिएक्शन का मतलब लाइट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल रात में ही होगा, ऐसी बात नहीं है। ये क्रिया के अंदर इस क्रिया को संपन्न करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यानी प्रकाश रहेगा तो भी क्रिया होगा, नहीं रहेगा तो भी क्रिया होगा। नहीं, प्रकाश को यूज नहीं करते इस क्रिया में, इसलिए इसको लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है? स्ट्रोमा में। सही बोले तुम लोग, स्ट्रोमा में होता है, राइट। लिक्विड पार्ट जो है स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। तो पहला हो गया, डार्क रिएक्शन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकाश की उपस्थिति न उपस्थिति में होता है क्रिया, इसलिए इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन या केमिकल डार्क रिएक्शन कहते हैं। साथ साथ इस क्रिया को सबसे पहले मेल्विन कैल्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था 1961 में, और उनके साथियों ने, तो उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था इस क्रिया को दर्शाने के लिए। इसलिए इसका नाम केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। केल्विन साइकिल भी इसको कहते हैं, मतलब डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब है दिन में भी होता है क्रिया, प्रकाश का यूज नहीं करेगा। लेकिन साथ साथ इस क्रिया में जो प्रथम अस्थाई पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एल्चिट, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और ये जो यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, वो तीन कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए C3 साइकिल भी कहते हैं। इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, C3 कार्बन 3 साइकिल भी कहते हैं। अब आओ अंतिम को, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक रिबोलोज बाइफॉस्फेट या रिबोलोज डाइफॉस्फेट RUDP, ठीक है। यहाँ RUDP लिखा हुआ, RUBP और RUDP। ये जो क्या है? ये है कार्बन एक्सेप्टर, कार्बन को पकड़ने वाला। इस क्रिया में डार्क रिएक्शन में ये अपना क्रिया प्रारंभ करता है और इस चक्र में घुसता है, कार्बन को पकड़ के कार्बन एक्सेप्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट को निर्माण करने के बाद ये क्रिया ये खुद स्वतंत्र कर लेता अपने आप को। समझ में आया? हाइड्रोजन एक्सेप्टर के बारे में लाइट फेज में पढ़े थे, NADP, ठीक। उसी तरह कार्बन एक्सेप्टर डार्क फेज में बोलते हैं RUBP या RUDP, रिबोलोज बाइफॉस्फेट या रिबोलोज डाइफॉस्फेट। अब आगे चलते हैं क्रिया कैसे होती है। देखो, अब ये मैंने कहा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ATP मिलके बनेगा डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ लिखा होगा, देख लेना। हाँ, अब ये डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 12 अणु डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड और NADPH2, याद करो NADPH2 कहाँ बना था? लाइट रिएक्शन में बना था। ये दोनों आपस में क्रिया करके ये बनाएगा PGALD, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, एसिड बनाया एल्डिहाइड। और ये दो फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड आपस में मिलके फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट बनाते हैं, फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट बनाते हैं। और ये दो फ्रुक्टोज डाइस से ADP प्लस और के बनाता है ग्लूकोज और ATP। समझ में आ गया? ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ATP, NADPH, ठीक है, H2, ये क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और ATP, NADP मुक्त हो जाएंगे। इस क्रिया के अंत में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जल, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। तो हम लोगों ने डार्क रिएक्शन के बारे में देख लिया पूरा। यहाँ कार्बन का क्या होता है? हाँ,
रिडक्शन होता है, ठीक है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो हम लोगों ने इसको देखा। अब आओ फैक्टर, मैंने फैक्टर गवर्निंग फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? पहला लाइट है। लाइट तुम लोग जानते हो लाइट में 7 कलर होते हैं। इसके पहले भी चर्चा हो गया है कि सबसे ज्यादा रेड और ब्लू में फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, हरा में बिल्कुल नहीं होती, बाकी में बहुत कम मात्रा में होती है। यही क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के किस रंग में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है? लाल और ब्लू में, लाल और ब्लू में, ठीक है। अब आओ तापमान का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया तापमान पर प्रभाव डालता है। क्यों डालता है? कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, एंजाइमों का बहुत प्रभाव पड़ता है इसमें। तो एंजाइम ज्यादा तापमान पे, एकदम कम तापमान पे क्रियाशील, कम क्रियाशील होते हैं। उसी के अनुसार 0 से 10 डिग्री में बिल्कुल कम हो जाता है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद 10 से थोड़ा स्टार्ट होता है ना, देखो, हाँ, और 37 डिग्री जाने के बाद 37 डिग्री तक वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, और 37 के बाद नीचे आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया धीमी या बंद हो जाती है। क्यों? स्टोमाटा, उच्च ताप पर स्टोमाटा अपने आप बंद हो जाता है, और मैंने कहा एंजाइम की क्रियाएं भी काम करना बंद कर देती है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है, सबसे अच्छा तापमान क्रिया है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं 15 से 25 या 30, 25 या 30, किसी में 25 दिया किताब में, किसी में 30 दिया, वो सही है। अब आओ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 का एक लेवल, स्तर तक जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस क्रिया भी ग्राफ बढ़ेगा, लेकिन एक मात्रा अधिक होने के बाद एक क्रियाएं स्थिर हो जाती है, और एक देखो सरल रेखा में जाता है। मतलब एक लेवल तक सांद्रता बढ़ने पर इसका प्रकाशन की दर बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक, जल के अभाव में फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जल के अभाव में स्टोमाटा बंद हो जाते हैं। स्टोमाटा जो है, जिससे गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बंद हो जाएगी, क्रियाएं बंद हो जाएगी। अधिकतर से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, तेज थोड़ा होता है लेकिन खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमने उसके प्रभाव डालने वाले फैक्टर को भी पढ़ा। अब हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण का महत्व। बेहद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यदि मैंने पहले स्लाइड में ही कहा था, पहले दिन ही कहा था कि प्रकाश संश्लेषण यदि नहीं होता तो हमारे सारे जीव का अस्तित्व ही नहीं होता। तो भोजन के निर्माण में तुम लोग लिखना है जरूर, इसलिए भोजन के निर्माण में ग्लूकोज, स्टार्च, विटामिन, मिनरल जितने हम लोग खाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग लेते हैं। ऊर्जा का रूपांतर हम लोग बोले थे कि ये क्या करता है, सौर ऊर्जा का पोटेंशियल ऊर्जा में बदल देता है, ये क्रिया है ये। उसके बाद क्या है, CO2 और O2 को बैलेंस होता है, संतुलन करता है, क्योंकि सारे सजीव जो है, पेड़ पौधे हो या जीव जंतु, सारे सजीव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन उसके बदले देता है, ये संतुलन बनाता है, वातावरण को शुद्ध करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके। और उपयोगी वस्तु, हमारे जीवन में काम करने वाली प्राय वस्तुएं कहीं ना कहीं पौधे से जुड़ी होती हैं, अनाज हो, फल हो, कपड़े हो, कागज हो, दवाइयाँ हो, जितनी दवाइयाँ, बहुत दवाइयाँ, कोयला हो, लकड़ी हो, तेल हो या पेट्रोलियम हो, कहीं ना कहीं पेड़ पौधे से ही फोटोसिंथेसिस का होती है। और ऊर्जा चक्र को गतिशील करता है। मैंने कहा था कि ये सोलर एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी या केमिकल एनर्जी में बदल देता है। इस तरह हम देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में प्रकाश संश्लेषण का है। और एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ कि तुम लोग देखते हो कि रात में बड़े पेड़ के नीचे, बड़े जो पेड़ है जैसे बरगद हुआ, पीपल हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं दिन में वहां गर्मियों के दिन में लोग गांव के अंदर खटिया वगैरह लगा के सोते हैं पूरा, और बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। क्योंकि दिन के समय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उसमें ऑक्सीजन निकलता है ना,
लाइट फेज में ऑक्सीजन निकलता है और वो ऑक्सीजन पूरा चारों तरफ हमको देता है और फ्रेशनेस लगता है। लेकिन रात में क्या होता है, रात में क्या होता है, प्रकाश जो लाइट फेज है वो नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं निकलता रात में, केवल दिन हो या रात में बालबा का फोटोसिंथेसिस अलग क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण अलग क्रिया है और श्वसन अलग क्रिया है। तो रात में जब श्वसन के समय कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल के क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होता है, वो पेड़ों के नीचे जमता है, हम लोग जहाँ सोएंगे तो वहां से ऑक्सीजन हट जाएगा वहां से, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को अंदर जाने से क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। यदि नींद आ गई उसके बाद ये क्रिया होती है तो लगेगा कोई गला दबा रहा है, और जैसे ही ये सिस्टम, हमारा सिस्टम बॉडी का तुमको ब्रेन उठा देगा और तुम जैसे उठोगे तो भागोगे और थोड़ा दूर जाने के बाद फ्रेश हवा तो मिलेगा ही वहाँ, तो वहाँ लगेगा कि मेरे को कोई गला दबाया था। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं है, कोई दूसरी सी बातें नहीं है। ये प्रकाश संश्लेषण के एक महत्व है, यहाँ देख लेना। हम लोगों ने आज इसके बारे में चर्चा किया। इस वीडियो में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन है पढ़ा। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्टोमा में होता है, क्लोरोफिल के स्टोमा, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होता है। उसके बाद है फोटोलाइसिस, क्या है, क्लोरोफिल के अंदर जल के अणुओं को H और OH में तोड़ने की क्रिया को हम लोग फोटोलाइसिस कहते हैं। प्रकाश फस्फितीकरण यानी फोटो फॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ा कि एटीपी, एडीपी फास्फोरस को लेके एटीपी बदल जाता है, इस क्रिया को हम लोग प्रकाश फस्फितीकरण कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि डार्क रिएक्शन में क्या बनता है, इसको मेल्विन साइकिल भी कहते हैं, मेल्विन साइकिल भी कहते हैं। और इसमें प्रथम जो अस्थायी पदार्थ बनता है वो है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको, इसमें 3 कार्बन होता है इसलिए को C3 साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। RUDP को हम लोगों ने देखा कि कार्बन एक्सेप्टर के है, RUBP, RUDP डिप्लोज डाइफॉस्फेट या डिप्लोज बाइफॉस्फेट। उसके बाद हम लोगों ने इस क्रिया को पढ़ा कैसे होता है, और उसके बाद फैक्टर को पढ़ा। सबसे ज्यादा लाल और नीली में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, टेम्परेचर प्रभाव डालता है, इसका जल के ऊपर प्रभाव डालता है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर प्रभाव डालता है, और इसके महत्व को हमने पढ़ा। आशा करते हैं कि तुमको ये वीडियो या परिचर्चा प्रकाश संश्लेषण जो पार्ट है, हम लोग 2 पार्ट में जो पूरा किए वो समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है, बेहिचक कमेंट बॉक्स में जाओ, प्रश्न लिखो, मैं उसको उत्तर देने की कोशिश करूंगा जल्द जल्द। और जरूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना के तुमको पहुंचा सकूं। धन्यवाद।